हेलो साइंस साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24वां है, 25 और 26 तीन प्रैक्टिस सेट इसमें भी हैं। पहला क्वेश्चन है कि कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसमें हुए परिवर्तन के मापन से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति इसमें हुए परिवर्तन से के मापन से संबंधित है कीमत सूचकांक। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक, इसका आधार वर्ष याद रखेंगे, आधार वर्ष याद रखेंगे, इसका आधार वर्ष पूछा जा सकता है। आधार वर्ष, तो इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12। ठीक है, अभी 2011-12 है, हालांकि 2022-23 की संस्तुति हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2011 और 12 चल रहा है। ठीक है, ये आधार वर्ष है डब्ल्यूपीआई का, इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है। अत्यधिक मंदी किस काल में आई? तो अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी भाई? 1929 से 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 1929-34 के बीच में ये अत्यधिक मंदी का काल रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था भाई, 1966 से 69। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, 1966-69। ठीक, ये योजना अवकाश की अवधि थी और ये कब आई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद आई थी। ठीक है, थर्ड रोलिंग यानी कि थर्ड पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये आई थी। इसके अलावा एक बात याद रखेंगे, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसके बाद आई थी, क्या आई थी? रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान, इसको याद रखेंगे, रोलिंग प्लान कब आया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। और गुन्नार मंडल जो है, उनको भी याद रखेंगे, गुन्नार मंडल। ठीक है, ये अनवरत योजना के प्रतिपादक हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दशक कौन सा है भाई, जो ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी कुल मिलाकर के? तो कौन सा हो जाएगा? ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात तो यह है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1911 से 21 ये जो दशक रहा था, ये ऋणात्मक वृद्धि का दशक रहा था। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता रहा हूँ कि 1951 से लेकर के 1981 तक, ये भी याद रखेंगे ये। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, तो ये जो है, ये विस्फोट अवधि कहलाती है। ठीक है, विस्फोट अवधि यहाँ पर वृद्धि हुई थी, विस्फोट अवधि का ये पीरियड कहलाया जाता है 51 से लेकर 81 तक। और 1911 से 21 तक ये क्या था भाई? ये ऋणात्मक वृद्धि हुई थी इसमें। और इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र किसको कहते हैं? तो जो नक्शों पर क्षेत्रफल मापता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? प्लेनीमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, प्लेनीमीटर। और जो पेंटोग्राफ है, ये पेंटोग्राफ है, ये पता क्या है? ये है जो मानचित्र को छोटा बड़ा करता है ना, तो वो पेंटोग्राफ होता है। पेंटोग्राफ के जरिए नक्शे को जो है मानचित्र को छोटा बड़ा किया जाता है, और नक्शों को जो क्षेत्रफल मापा जाता है, वो प्लेनीमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इसमें बाकी के जो ऑप्शन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो हेलगोलैंड किसका द्वीप हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का। ठीक है, बताओ, ये चीज भी पूछी जा रही है इसमें कि हेलगोलैंड जो है किस देश का द्वीप है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं आया होता है, एसएससी वगैरह में पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा एक चीज रखेंगे, जो द्वीपों का देश है। ठीक है, तो द्वीपों का देश कौन सा हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन में जो है सबसे अधिक देश है। इसके अलावा अगर द्वीप समूह की बात करें, द्वीप समूह वाला देश कौन सा है जहाँ पर द्वीप समूह अधिक है? तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया याद रखेंगे इसके लिए, इन दोनों को याद रखेंगे। इंडोनेशिया द्वीप समूह का देश है, और द्वीपों का देश जो है वो स्वीडन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को या मिट्टी को क्या कहा जाता है? जब मृदा होती है प्रचुर प्रचुर कैल्शियम वाली, तो इसको पेडोकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका, पेडोकल कहा जाता है इसको। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो वो केवल निम्न मध्यवर्ती यानी कि सभी तंगदैर्घ्य को वो अवशोषित कर सकती है, ब्लैक बॉडी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा हो जाएगा? चांदी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो सबसे पहले किसके द्वारा, सबसे पहले की बात की गई है इसमें, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी। पहले एक जो चीज हमें पता लगी, कोबाल्ट बी 12 में पाया जाता है। ठीक है भाई, और इसके अलावा जो सबसे पहले सिद्ध किया था, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के परीक्षण में इसको सिद्ध किया गया था। लेकिन ये जो है ना, हाइड्रोलिसिस परीक्षण, इसमें भी इसको सिद्ध किया गया था कोबाल्ट की मौजूदगी को। लेकिन इसमें पूछा कि सबसे पहले ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप हो जाएगा भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार ये बात आ चुकी है। 1024 बाइट बराबर है 1024 बाइट है, तो ये बाइट हो जाएगा। बाइट की बात की गई 1 केबी, यानी कि 1 केबी में कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये पूछा जा सकता है, तो मैं इसको थोड़ा-सा छोटी-सी बात बता रहा हूँ, अगर इसको आप याद रख सकते हो तो आप एक वर्ड याद रखेंगे केएम, यानी कि किलोमीटर। ठीक है, केएम, उसके बाद किलोमीटर कहाँ पे चलेगी? जीटी, यानी कि ग्रांड ट्रक रोड। इस तरह से याद रखेंगे, जीटी रखेंगे उसके बाद जीटी, किमी, जीटी। 1 किलोमीटर कहाँ चले? जीटी पर चले, यानी कि ग्रांड ट्रक रोड पर। इस तरह से याद रखेंगे किमी, जीटी। उसके बाद पीएच और ये जेड-वाई अपनी तरफ से ऐसे रख लेंगे। ठीक है, पीएच, जेड-वाई। पीएच इसलिए अगर 1-2 बार भी याद, अगर इसको माइंड में सेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अभी 1 केबी है यहाँ पर, है ना? यानी कि किलोबाइट, यानी कि 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितने? 1000 बाइट होते हैं, 1024 बाइट। ठीक है, जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया होता है। इसके बाद अभी हम अपोजिट चलते जाएँगे कि 1 एमबी में 1000 किलोबाइट, 1 जीबी में 1024 एमबी बाइट, 1024 बोल रहा हूँ मैं ये। टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट और ये यहाँ पर जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, ये ऊपर को चलता चला जाएगा। समझ में अब आ गई होगी बात, तो इस तरह से इसको कर लेंगे। देखो मैंने छोटी-सी बात बताई है, हालाँकि समय नहीं है, वरना पूरी तरीके से क्लियर करता। हालाँकि मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी वैसे। तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, बिहार में प्रचलित है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, निम्नलिखित में से कौन-सा है कर्नाटक का संगीत का रूप नहीं है? कर्नाटक का संगीत का रूप कौन-सा नहीं है? तो कीर्ति, श्लोकम और थिल्लाना ये कर्नाटक के हैं, और टप्पा जो है ना ये पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था भाई? 1784 में स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल्स की। किसने? सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनका कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है हमको। ठीक है, शारदा अधिनियम ये 1929 का है भाई। ठीक है, 1929 का शारदा अधिनियम, तो याद आएगा यहाँ पर इसकी डेट भी याद रख सकते हैं, 28 सितंबर 1929। 1929 बताया था क्या मैंने अभी? 1929। ठीक है, 1929 है यहाँ पर। नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट। इसके अलावा साइमन कमीशन 8 नवंबर, ये गठन की बात की गई है तो 8 नवंबर आ जाएगा इसका, 8 नवंबर 1927 में हो जाएगा ये। ठीक, और अगर भारत आगमन की बात करें तो 28 में आएगा ये। इसके अलावा दांडी मार्च 1930 का है। मार्च यानी कि 12 मार्च 1928। ठीक है, अब इसको क्रम से लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसको यहाँ से क्रम से लगा लेंगे, देख लेंगे कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो शारदा अधिनियम है ना, ये शारदा अधिनियम 1929 का, तो इसमें जो लड़की को, लड़के की जो शादी की एज थी वो कितनी थी? 18 लड़के की, बॉयज़ की, और 14 जो थी वो किसकी थी? गर्ल्स के लिए ये एज थी। ठीक है, इसके अलावा 2006 का अधिनियम था, 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसमें कितनी हो गई थी? 21 और 18 हो गई थी। हालाँकि ये 1929 के बाद शायद 1978 में भी ये एक बार संशोधित हुआ था, उसमें भी ये एज निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो इसको इन इन चीज़ों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया था? श्री पर्वतीय किसको कहा गया था भाई? तो इक्ष्वाकु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 है। इसका संबंध किससे है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 का इसका संबंध है भाई। इसका देखो मैं कुछ धाराएँ बता रहा हूँ इसकी पहले, ठीक है? इसकी धाराएँ देख लेंगे। हालाँकि 1961 का अधिनियम है, 1961 का अधिनियम है। धारा 2 में जो परिभाषाएँ दी गई हैं, ठीक है? धारा 2 में परिभाषा दी गई है, और 3 में क्या है? 3 में दहेज लेने और देने के लिए दंड है, ठीक है? लेने और देने के लिए, धारा 3 में। ये पेन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देख लेंगे। 4 में क्या है भाई? 4 में माँगने के लिए दंड है, दहेज माँगने के लिए दंड है, ठीक? इसके अलावा यहाँ पर लेने-देने के लिए दंड जो है ना, ये 5 साल से लेकर के 15,000 रुपए तक का जुर्माना है, इसको याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक? और जो चौथा है, माँगने के लिए दंड है, ठीक है? इसके अलावा एक 4 का ए रख याद रखेंगे, ठीक है? 4 ए, इसमें क्या है? इसमें दहेज का विज्ञापन जो होता है ना, जो दहेज का विज्ञापन निकालते हैं, तो विज्ञापन पर प्रतिबंध है, दहेज विज्ञापन पर प्रतिबंध, ठीक? इसके अलावा जो धारा 5 है, धारा 5 को याद रखेंगे। धारा 5 जो है, वो दहेज का एक समझौता होता है, ठीक है? जो शून्य होता है, ठीक है? समझौता को इस तरह से लिख लेंगे, समझौता या करार लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है? या करार, तो ये शून्य माना जाएगा, ठीक? इसके अलावा जो धारा 6 है, जिसमें इसकी बात की गई है, तो 6 में क्या दे रखा है? 6 में ये बात है कि अगर जो दहेज है वो दुल्हन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगा, तो वो शादी के 3 महीने के याद रखें, 3 महीने के बाद जो है वो उस महिला को वापस करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अपराध माना जाएगा। ठीक है? तो यही इसमें बात की गई है धारा 6 में, दहेज को स्त्री के लाभ हेतु रखने से। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ये बात समझ में आ गई होगी भाई। इसके अलावा एक एक धारा याद रखेंगे, 80 धारा 80 बीएनएस। ठीक है? धारा 80 बीएनएस याद रखेंगे। इसमें क्या है? दहेज मृत्यु है।
दहेज मृत्यु जो पहले 304 बी में थी, ठीक? 304 बी आईपीसी में थी, वो धारा 80 में है। धारा 80 में दहेज मृत्यु, ठीक है? इसके लिए 7 साल की सज़ा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, सलामी धोखाधड़ी, सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? तो कौन-सा सत्य हो जाएगा भई? तो ये है एक साइबर अपराध है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। आसानी से पता लगाने योग्य नहीं है ये। ये हानिकर वायरस तो है ही नहीं ये, ठीक? तो इसका ये ठीक हो जाएगा, एक लेन-देन में नगण्य और अलक्षित, ठीक है? तो 19 का ये ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो होता है ना सलामी धोखाधड़ी, तो इसमें जो रकम होती है बहुत छोटी-सी रकम होती है जो काट-काट के कई खातों में भेजी जाती है, ठीक है? छोटी-छोटी बहुत छोटी-छोटी भेजी जाती है, उसका पता नहीं लग पाता है। तो सलामी धोखाधड़ी यही होती है, कुल मिलाकर के इतनी बात समझ लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है ये। अंतर्गत पहली बार अपराध करने पर 2 वर्ष का, ठीक है भई? पहली बार अपराध करने पर 2 वर्ष का और ₹2000 तक का जुर्माना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट है? वरिष्ठ नागरिकों को 75 वर्ष, 75 या 75 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक? तो किसमें? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, धारा 194 पी में। 154 ए की बात पिछले उसमें हो गई थी, ठीक है? तो ये किससे संबंधित है ये? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से संबंधित है भई ये। और धारा 80 सी में, जैसे क्या जो पीएफ होता है, ठीक है? पीएफ हो गया, एलआईसी, ठीक है? एटीसी इनमें जो फंड होता है, जो इसमें ऋण लगा होता है, उसमें कुछ छूट की बात की गई है, जमा राशि पर छूट, तो धारा 80 सी में है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 80 डी और डीडी दोनों भी याद रखनी है, वो मैंने बताई भी हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक किसे माना गया है? तो लोक सेवक किसे माना गया है? परिसमापक, ठीक है? और इसका मतलब सभी हैं ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तीनों को जो है लोक सेवक माना गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत, ठीक? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से देखो ये याद रखना है कि 2015 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, इसको भी याद रखना है, ठीक है? अनुसूचित एससी/एसटी एक्ट में 2015 में संशोधन हुआ है। तो इसमें क्या जोड़ा गया है? किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एससी/एसटी की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा, बिल्कुल ठीक है, इसको भी जोड़ा गया है। अनुसूचित यानी कि एससी/एसटी द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग तथा सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश से वंचित करना, ये दोनों जोड़े गए हैं, ठीक है भई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, 1 और 2 दोनों जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को और शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले, तो इसका मतलब ठीक हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर है तो ठीक है, यानी कि कथन एक ठीक है। रुम्मनदेई स्तंभलेख, ये रुम्मनदेई है, ये स्तंभलेख है, अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा और वहाँ भू-राजस्व की दर घटाने का उल्लेख करता है, ठीक? तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक है। रुम्मनदेई जो स्तंभ अभिलेख है, ये अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा और वहाँ भू-राजस्व की दर घटाने का उल्लेख किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा जो तीसरा है यहाँ पर, अशोक के सभी अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये केवल गलत हो जाएगा यहाँ पर। केवल ब्राह्मी में नहीं है, ब्राह्मी में भी है, खरोष्ठी में भी है और इसके अलावा प्राकृत भाषा में भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सबसे अधिक अभिलेख है ना, वो ब्राह्मी लिपि में है। इतनी बात याद रखिए, जो सबसे अधिक है वो ब्राह्मी में ही है, हालाँकि और उसमें भी है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा कुल मिलाकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें तो ऊँट तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 और 2 ठीक है, 3 गलत है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में वर्णित कुल धाराएँ कितनी हैं? तो 37 धाराएँ हैं, 5 अध्याय हैं, ठीक है भई? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएँ हैं, 2005 का अधिनियम है। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जाँच की थी? सरकारी आयोग ने, ठीक है, सही हो जाएगा भई, सरकारी इसकी बात। और ये किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है, ठीक है। और अशोक मेहता समिति जो है 1977 की है, 1977 की। और ये अ, ए अ ये पंचायत के जो है, पंचायत के 2 स्तर से संबंधित है। त्रिस्तर से कौन-सी है? त्रिस्तर से ये है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, ठीक। पी.के. थुमन समिति 1979 की आ जाएगी, ठीक है। और 1986 में कौन-सी है भई? 1986 में आ जाएगी अ, एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति आ जाएगी। और 1985 में कौन है? जी.वी.के. राव समिति, ठीक है। इनको याद रखेंगे, इनकी डेट पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, ठीक है भई? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों के संघ की संकल्पना को कहाँ से? यानी कि कनाडा से, ठीक? कनाडा से। उसमें ऑप्शन में तो भई इस तरह से दे रखा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। हालाँकि कनाडा की ही बात की गई है इसमें, कनाडा की ही, ठीक? अगला क्वेश्चन, और ये भारतीय जो है, भारत है राज्यों का संघ है, कौन-सा है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये 1, 2, 3, 4 सभी बताए मैं, 4 में मैंने क्या बताया था, ठीक है? ये भी आपको पता होगा अगर आपने देखी होंगी वीडियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही से उत्तर देना है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल ठीक है। भारत का अपना एक संविधान है। भारत का अपना एक संविधान है, यानी कि दोनों ठीक है। दोनों ठीक है और क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर दोनों ठीक हैं, तो क्या ये जो कथन आ रहे हैं, की व्याख्या कर रहा है? भारत का अगर अपना संविधान है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो लोकतांत्रिक की भाषा की परिभाषा नहीं दे दे रहा है इस चीज़ से, क्योंकि संविधान होने से ज़रूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक होगा, ठीक है? संविधान तो और देशों के पास भी है, लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ की परिभाषा नहीं होगी, यानी कि इसकी व्याख्या नहीं करेगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? 21 के दायरे में क्या नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्राप्त कराना, कार्यस्थल महिला का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को सूचित करना, को दूषित करना, ये भी, और मृत्युदंड नहीं आता, ठीक है? इसके दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31वां, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं समान है? ठीक, कौन सी व्यवस्थाएं समान है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो भाई अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में जो है वो राज्य के पास होती हैं, ठीक है? अमेरिका में राज्य के पास होती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला तो। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, तो ये भाई ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है? यहाँ अगर राज्यों के पास हैं, तो भारत में जो है केंद्र के पास है यहाँ पर, ठीक? तो ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, तो बिल्कुल वीटो शक्ति तो है, ठीक है? राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी वीटो शक्ति होती है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये भारत में तो है, लेकिन अमेरिका में भी ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इसमें कौन-सा है, केवल 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? भई 1/10 होनी चाहिए, देख लेंगे, इसको बता दिया है 100 का क्लॉज़ 3 में मैंने ये बात बताई थी। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है भई, ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा इसका, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और वो क्या करता है? पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। याद रखेंगे, देखो, जब फर्स्ट बैठक की अध्यक्षता होगी तो कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा, और नए सदस्यों को शपथ दिलाएँगे वो, और स्पीकर की जो चुनाव होता है उसकी देख-रेख करेंगे। ये काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है भाई, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये इसमें हो जाएगा इसका चर्चा एवं प्रकृति की स्वतंत्रता। ये तो भाई सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो सामूहिक है भाई, ठीक है? चर्चा एवं प्रकृति की सामूहिक है। संसद के आंतरिक विषयों का संचालन, ये भी सामूहिक है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो यही हो जाएगा। ये इनका जो है व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। बाकी ये भी इनका सामूहिक विशेषाधिकार है, ठीक? और ये किसमें कही गई है बात? 105 के क्लॉज़ 3 में ये बात की गई है, इसको भी याद रखेंगे विशेषाधिकार के लिए। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया है, वह प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं, ठीक है? ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं, और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है वो, ठीक है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा। तो यही बात इसमें की गई है। आर्टिकल 249 में दे रखा है, मैं वही लिखने वाला था अभी। इसमें आर्टिकल 249, 250 में मैंने बताया, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो सरकारी आयोग का सदस्य, देखो उसमें सदस्य पूछ लेगा। अभी सरकारी आयोग के अध्यक्ष की बात चल रही थी। सरकारी आयोग की बात चल रही थी, किससे संबंधित है भाई? ये सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है? केंद्र राज्य संबंध से। और 1983 में जो है ये आयोग गठित हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया, ठीक है? ऐसे रख लेंगे, आर.एस. सरकारिया, सर, ठीक है? इसीलिए सरकारी आयोग बोला जाता है इसको, सरकारी आयोग। अब इसमें अध्यक्ष की बात की गई है, उसमें अध्यक्ष अध्यक्ष तो ये है, 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये रिपोर्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है? रिपोर्ट कब पेश की थी? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, खास करके जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के पेपर हुए हैं अभी यूपी पुलिस के, तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछे गए थे इनकी रिपोर्ट से संबंधित। तो रिपोर्ट 1987 में दी गई थी। तो इसके जो हो जाएंगे सदस्य, हो जाएंगे इसमें इसमें सदस्य हो जाएंगे डॉक्टर एस.आर. सेन। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर आर.एस. सेन हो जाएंगे, ठीक? और इसके अलावा एक और थे इसमें, शिवरामन, ठीक है? इनको भी याद रखना, शिवरामन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो भाई राष्ट्रपति करेगा,
ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। और इसका आर्टिकल याद रखना, अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये कैसी है, ये संवैधानिक परिषद है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है ये, इसको याद रखेंगे। और संवैधानिक क्योंकि आर्टिकल में दे रखी है, कौन से आर्टिकल में, 263 में, ठीक है, आर्टिकल 263 में है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार आदर्श संहिता का पालन करना होता है। आदर्श संहिता जो है संसद ने अधिनियमित किया था। गलत, संसद ने नहीं अधिनियमित किया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, गोलकनाथवाद को पलटा था पंजाब राज्य के। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में कौन सी सम्मिलित नहीं हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाई, ये तो है सम्मिलित, हमारी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा, ये भी ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो आर्टिकल 40 में है। ठीक है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। और इसमें एक चीज याद रखेंगे, सहकारी समितियों की स्थापना करना और उनको सहकारी समितियों के गठन के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो ये कौन से में है? आर्टिकल 43 बी में देखेंगे इसको, आर्टिकल 43 बी में। और ये कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था। ये ज्यादा हो गया यहाँ पर, 2011 में जोड़ा गया था इसको। ठीक है भाई, तो इसको याद रखेंगे। बाकी ये मौलिक कर्तव्य के बारे में काफी बात हो चुकी है। ठीक है, बहुत कुछ इसके बारे में बता दिया, इतना ही इसमें इनाफ है बताने के लिए। अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा का जो टैक्स है केवल राज्य द्वारा लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, पिछले में भी। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, मनोरंजन कर है, क्योंकि राज्य द्वारा लगाया जाता है केवल। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो चार वर्ष की कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 4 वर्ष की, यानी कि ये थी 1974 से लेकर 1978 तक। 78 तक। इसके बाद क्या था? 1978 से लेकर के 1980 तक क्या था भाई? रोलिंग प्लान आया था। और ये किसकी सरकार आई थी उस समय पर? किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद किया था। जनता पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय पर। ठीक है, 1977 में सत्ता में आई थी, जिसने इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था 78 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? वायु धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, वायु धारा कहते हैं। और वायु की जो गति होती है, वो जो वायु की गति होती है उसको किस चीज से मापते हैं? इसको मापते हैं एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से इसको मापा जाता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री हो जाएगी, इसके बारे में भी बात हुई थी। और सबसे पुरानी जो है वो अरावली है। और अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है भाई, वो गुरु शिखर याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई याद रखेंगे, ये तो बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन ऊंचाई ऊंचाई जो है पूछी जा सकती है, तो 1722 मीटर की है। ठीक है, 1722 मीटर की, इसको याद रखेंगे। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई समस्थानिक। ठीक है भाई, समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं कौन सा हो जाएगा? यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस के होते हैं, ठीक है बिल्कुल। और क्वथनांक गलनांक अल्प होते हैं। अभिक्रिया मंद होती है, बिल्कुल ठीक है। अभिक्रिया तेज होती है, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अभिक्रिया तेज नहीं होती है, जबकि मंद होती है, ये वाला ठीक होगा इसका। ये तीनों ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एशिया नोड को कहा जाता है। ठीक है, यानी साइनो एट्रियल। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, साइनो एट्रियल नोड, एस ए नोड। ठीक है, इसको कहा जाता है पेसमेकर। ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है दाहिने आलंद के ऊपर होता है। ठीक है, दाहिने आलंद के ऊपर होता है, ये भी पूछा जाता है, इसको बता रहा हूँ, दाहिने आलंद के ऊपर होता है। और इसका काम क्या होता है भाई इसका? तो ये जो हृदय की जो सामान्य लय और गति है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का, ठीक है, इसको हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है वह कौन से वाद्य यंत्र है जो जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? वाद्य यंत्र बताना है। अमजद अली खान किससे संबंधित है? सरोद वादक थे ये। ठीक है, सरोद वादक थे। इसके अलावा अकबर अली खान और अलाउद्दीन खान, ये भी सरोद वादक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, हालांकि देखो इसमें जो है ये शहनाई वादक, वायलिन वादक, सितार वादक, सरोद वादक, इनको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। ये 4-4, 3-3, 4-4 तो नाम याद रखने पड़ेंगे इनके। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी भाई स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो, स्वामी विवेकानंद ने की थी।
और ये कब की थी इसको याद रखना है। तो ये की थी 1897 में, ठीक है, 1897 में की थी। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी आर्य समाज की, भाई, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की थी ये भी याद रखना, 1875 में, 1875 में। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी इसको देख लेते हैं भाई, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। एक इन्होंने की थी 1817 में, 1815 में, देखो सन तो ऐसे याद रखेंगे इनको। और इसके अलावा अगर अच्छे से इन्होंने इसमें सन में क्या स्थापना की थी ये और याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। 1817 में क्या इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की याद रखेंगे। इसके अलावा 1815 में वेदांत कॉलेज, ठीक है, ये पूछा जाता है वेदांत कॉलेज किसने? तो ये राजा राम मोहन राय ने, और कब? 1815 में। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 1828 में। तो इसमें ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, 1828 हो जाएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, टका या रुपये चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चला गया था? किसके द्वारा चलाया गया था भैया? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने चलाया था। और इसका वजन कितना था भाई? इसका वजन याद रखेंगे 178 ग्रेन, ठीक है, 178 ग्रेन इसका वजन था। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हैसे याद रखेंगे, हैसे हेनचांग, ठीक है, हैसे हेनचांग। और फायान जो थे ये किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से संबंधित है भाई, पश्चिम बंगाल से। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन था 13वां, इसके बाद ये क्वेश्चन 20वां आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि इससे आगे के जो क्वेश्चन थे और इसके आगे के और कुछ क्वेश्चन है वो अभी जो पिछला प्रैक्टिस सेट गया है 24वां, तो इसमें बिल्कुल एज इट इज रिपीट हुए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे सवाल लग दिए थे, तो इसलिए मैंने काट दिया। उसमें तो समय ही खराब होता, आप कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इसलिए मैंने उसमें से काट दिए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था कि इस संकेत का जो अर्थ है वो क्या है? तो इस संकेत का अर्थ क्या होता है? तो आगे दो मोड़ है ये होता है इसका, ठीक है, पहला जो होता है वो किधर? बाईं तरफ, ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब यहाँ पर। इसके अलावा अब 20 के बाद जो है 38वां क्वेश्चन है, ये इसके यहाँ तक क्वेश्चन भी जो थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। मैंने रिपीटेड यानी कि ऐसा था कि इसी प्रैक्टिस सेट में अगर अलग होते तो मैं उसको देख लेता, लेकिन इसी में ही थे तो फिर मैंने इसलिए हटा दिए वो। चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती हैं? तो चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो चुंबक के बाहर के जो स्थित क्षेत्र होता है, तो वहाँ जो उनकी दिशा होती है तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और अगर बात करें चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी जो रेखाएँ होती हैं, तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। उसकी दिशा जो होती है, दक्षिण से उत्तर की। तो ये चीज़ थोड़ी-सी याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई? बाहर जो बाहर होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा जो बाहर होगा, उसकी जो रेखा की दिशा होगी वो उत्तर से दक्षिण, और अंदर जो होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, ठीक है? तो इसके बारे में मैंने कीड़ा शब्द बताया था भाई, कीड़ा शब्द बताया था, ये जो होगा, तो ये क्या है कीड़ा? तो कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील होगा, वसा में, ठीक है? और बाकी के जो दोनों हैं वो जल में घुलनशील होंगे। मैंने ये चीज़ इसके बारे में चीज़ बताई थी, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल देकर के बताया था। तो इसका कौन-सा हो जाएगा? वसा में पानी में घुलनशील पूछा है इसमें। तो पानी में घुलनशील लाइक KDA, ठीक है? तो ये तो भाई इसमें हो जाएँगे वसा में, तो पानी में विटामिन सी रह जाएगा, बी और सी हैं। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा भाई शुक्र हो जाएगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। उसका कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वातावरण है ना वो पाया जाता है इस पे सबसे ज़्यादा, ठीक है? ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वातावरण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, ग्रीन हाउस गैस इनका प्रभाव अधिक होता है। इस वज़ह से वो जो है गरम रहता है ये, ठीक है? अगला प्रैक्टिस सेट है 26वां प्रैक्टिस सेट है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं हो जाएगा अभी? देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा और कर्मा, कर्मा मथुरा नहीं है, कर्मा मथुरा नहीं है, कजरी मिर्ज़ापुर, ठीक है? तो कर्मा जो है ये मथुरा नहीं होगा, कर्मा जो होगा, कर्मा भी मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर और दूसरा सोनभद्र, ठीक है? इनसे संबंधित है। यहाँ की क्या है ये जनजातीय लोक नृत्य है यहाँ का, कर्मा। शेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। शेमांग शेमांग की बात करें तो ये मलेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी ठीक होगा, मलेशिया होगा। और नीग्रिटो जनजाति से हैं ये, नीग्रिटो जनजाति। ठीक, ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा गलत लिखा जा रहा है यहाँ पर, नीग्रिटो जनजाति है। और जो कांगो है ना, कांगो, तो यहाँ पर कौन-सी जनजाति रहती है? ये पूछा जाता है पिग्मी, ठीक है? पिग्मी जनजाति कहाँ? कांगो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि प्लास्टिक मनी शब्द लागू होता है। प्लास्टिक कोडेड से बना बैंक ड्राफ्ट, प्लास्टिक कोडेड पेपर पर छपे करेंसी नोट, प्लास्टिक धागों से लिपटे करेंसी नोट, मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा भाई।
यही प्लास्टिक मनी इन पर लागू होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोट्स और स्पैम से सुरक्षा। ठीक है, तो कैप्चा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। भाई फुल फॉर्म भी ना पूछी जाए तो इसका कोई भी एक वर्ड ले लेंगे, वो पूछा जा सकता है कि कैप्चा में जो है सी का अंतर मतलब बताइए या इससे अगले ए का मतलब बताइए। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है, हालांकि याद रखना जो है इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसका कारण ये है कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे दिए हुए हैं, इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में रह सकता है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन्स। ठीक है, तो ये उसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जनगणना में सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? तो जनगणना में जो कहा जाता है यानी कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर, सॉरी। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर। जो 2011 की जनगणना की बात करें तो अगर भारत की लिंगानुपात की बात करें तो 943 हो जाएगा। ठीक है, 943 है भारत का। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें सबसे ज्यादा जो है किसका है? केरल का है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात था केरल का था, कितना? 1084। और सबसे कम हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का था सबसे कम, हरियाणा 80 हो जाएगा। 879 था पहले उस समय पर, हालांकि अब जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ग्रोथ हो चुका है, लगभग 923 हो गया है अब इसका। ठीक है, हरियाणा का। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूटी का ही पूछा जाता है। और पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी पूछे गए थे। जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी इसका सबसे अधिक है। पुदुचेरी का 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ, 1037। ठीक है, और जो सबसे कम है दमन दीव का था। ठीक है, दमन व दीव का था सबसे कम। तो उसमें कितना था इसका? 618 था। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगर ये भी ना याद रहे तो कम से कम ये तो याद होनी चाहिए ये। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार है वो ऑप्शन नंबर 8 होगा, जीवन का अधिकार में निहित है, आर्टिकल 21 में। अच्छे से पता होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो भाई किसके? पोलियो के टीके के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, पोलियो के टीके के लिए। चेचक का टीका किसने खोज किया था भाई? चेचक का, तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, और भी टीकों की बात होगी तो और भी कुछ है इसमें, 4-5 हैं, कोई मैं एक बार सभी को बता दूंगा। ठीक है, इनके सन भी याद रख सकते हैं। तो ये कब खो जाता है? 1796 में खो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है 1796 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है भाई, काठमांडू में। और कितने देश है इसमें? 8 देश हैं। ठीक है, याद रखेंगे 8 देश है। और 8वां देश कौन सा है भाई? ये भी याद रखेंगे, अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो 8वां देश है। मधुबनी पेंटिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये ऑप्शन नंबर बी है इसका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह बात संविधान के किस भाग में कही गई है? तो धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राज्य है, तो प्रस्तावना में बात की गई है भैया, प्रस्तावना में। ठीक है, और ये प्रस्तावना में धर्म पंथ निरपेक्ष ये जोड़ा गया था। ठीक है, ये जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? तो ये 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, 42 संविधान संशोधन 1900 जो है 76 में जोड़ा गया था ये। ठीक, 1976 में जोड़ा गया था। इसके अलावा एक चीज और उसमें याद रखनी है, जो एस आर बोम्मई केस था, एस आर बोम्मई ये केस था, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एस आर बोम्मई केस था ये 1994 का। ठीक, 1994 में इसमें एक बात कही गई थी, इसमें ये बात कही गई थी कि जो धर्मनिरपेक्षता है ना वो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ठीक है, और इसको संशोधन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसको याद रखें। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा भाई? तो आयकर इसमें प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट संस्था पर या किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। और अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो किसी वस्तु या उत्पादन वगैरह पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अंतर समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आयकर जो होगा प्रत्यक्ष कर है। और कौन कौन से हो जाएंगे? निगम कर हो जाएंगे भाई प्रत्यक्ष कर में, निगम कर हो जाएगा। इसके अलावा जो संपत्ति कर हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति कर। इसके अलावा एक हो जाएगा लाभांश कर, लिख लेंगे भाई, लाभांश कर। ठीक है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर की बात करता हूँ मैं। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष 1-2 बता रहा हूँ केवल अभी, जो इम्पोर्टेंट है। ये जैसे सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, कस्टम टैक्स। ठीक है, कस्टम कस्टम याद रखेंगे। इसके अलावा मनोरंजन कर तो ठीक है आ चुका, और वैट टैक्स हो जाएगा। और इसके अलावा विज्ञापन कर भी लिख लिख लेंगे, एक विज्ञापन कर लिख लेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लिख लेंगे, जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनका जन्म कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। एक, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी बात ठीक है, आर्य सत्य का प्रचार किया था। आर्य सत्य यानी कि 4 आर्य सत्य का उन्होंने प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर उपयोग सभी हो जाएगा कि सभी ठीक है। वीपीएन का उपयोग क्यों किया जाता है?
तो वीपीएन का उपयोग इंटरनेट सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए किया जाता है, ठीक है? सभी लोग जानते होंगे वीपीएन के बारे में। और वीपीएन का फुल फॉर्म लिख लेंगे। वीपीएन की फुल फॉर्म जो आएगी वर्चुअल हो जाएगी। वर्चुअल पी से हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट और एन से हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है? नेटवर्क हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 86वां संविधान संशोधन 2000, इसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और है 2-4 बात बताने की, लेकिन कई बार बता चुका हूँ। सही मिलान करना है। सही मिलान करेंगे 124 में। क्या है भाई? धारा 124 में। तो धारा 124 में हो जाएगा एसिड अटैक। अब जिस समय पर एसिड अटैक है ना, तो हो जाएगा। पहले किस में था? वो पहले 326 बी में था एसिड अटैक, ठीक है? ये आईपीसी की धारा थी 326 बी। एसिड अटैक 124 हो जाएगा। 304 में क्या हो जाएगा भाई? 304 में हो जाएगा स्नेचिंग, ठीक है? हालांकि 304 बी में है स्नेचिंग जो है। 304 356 में मानहानि हो जाएगा। लगा लेंगे कौन सा है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस हीलियम कहलाती है भाई, ठीक है? हीलियम कहलाती है। और हीलियम में परमाणु की संख्या कितनी होती है? हीलियम में 2 होती है और हाइड्रोजन में 1 होती है। हीलियम की खोज किसने की थी भाई? हीलियम की खोज की थी पियरे जॉनसन ने, ठीक है? याद रखेंगे, पियरे जॉनसन ने पूछा जा सकता है। और ऑक्सीजन की किसने की थी? प्रिस्टले या प्रिस्टले लिखा जाता है, प्रिस्टो शीले ने, वह शीले ने, ठीक है? इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन की किसने की थी भाई? हाइड्रोजन की किसकी थी? हेनरिक कैवेंडिश ने, ठीक है? हेनरिक कैवेंडिश ने की थी। भारत में जनहित याचिका, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, देखो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। पीएन भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, ठीक है? और भी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 1970 से 1980 के दशक में जो है पीआईएल का जो है प्रतिपादन हुआ था इन्हीं के द्वारा भारत में। और सबसे पहले जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री हो जाएंगे भाई। तो ये विधि मंत्री की बात पूछिए इसमें तो तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, भीमराव अम्बेडकर। अरे ये जो दे रखे हैं एमसी शीतलवाड़, इनको भी याद रखना है। इनके बारे में मैंने एक बात बताई थी, लेकिन शायद एक ही बार बताई है अभी। तो यहाँ पर एमसी शीतलवाड़ जो है ना, ये 1955 में जो विधि आयोग बना था, जो विधि आयोग बना था पहला, तो 1955 में बना था स्वतंत्र भारत का विधि आयोग पहला। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? एमसी शीतलवाड़। एमसी शीतलवाड़ थे। एमसी शीतलवाड़ कौन थे भैया? एमसी शीतलवाड़ तो ये प्रथम महान्यायवादी भी थे, ठीक। इसके अलावा अब देखें कि अब जो इस समय पर है वो तो कौन सा है? कौन सा विधि आयोग चल रहा है? 23वां विधि आयोग चल रहा है। 23वां इसके कौन है भाई? इसके दिनेश माहेश्वरी है। अब जो चल रहा है तो उसके दिनेश माहेश्वरी हैं, इसको याद रखेंगे। ये करंट का हो जाएगा यहाँ पर। रफी अहमद किदवई ये संचार मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो नए आर्थिक सुधारों का अंग कौन सा नहीं हो जाएगा? उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, भूमंडलीकरण भी है, केंद्रीकरण नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। केंद्रीकरण जो है तो ये नए आर्थिक सुधारों में शामिल नहीं किया गया है, ठीक। इसके अलावा 1991 डेट याद रखें, 1991 से 1996 में भारत के नौवें प्रधानमंत्री नरसिंह राव ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनके कार्यकाल में ही जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का में सुधार हुआ था इनका, ठीक है। ये वृहद स्तर पर सुधार हुआ था, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। 1991 से 1996 में रहे थे ये नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 में मानव तस्करी के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की सजा है? तो मानव तस्करी के लिए कितने वर्ष की सजा है? तो भाई 7 साल की सजा है, 7 साल की। और अगर जो जिनकी ट्रैफिकिंग की गई है, जिनकी तस्करी की गई है, अगर वो 1 से अधिक हैं, 1 से अधिक है तो 10 साल की सजा है, ठीक है, 10 साल की सजा है। और अगर कोई बालक है, ठीक है, तो बालक है तो और भी अधिक सजा है। तो इस तरह सजा बढ़ती रहती है इसमें। तो कुल मिला के इसमें ये रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी रखेंगे यहाँ पर। सिम्बेक्स नामक समुद्री अभ्यास किन देशों की सीमाओं के नौसेनाओं के बीच होता है? तो सिम्बेक्स सिंगापुर लिखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, सिंगापुर। इसके अलावा भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा होता है भाई? तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति, ठीक है, हरिमऊ शक्ति होता है, इसको याद रखेंगे, हरिमऊ शक्ति, ठीक। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है? तो इसके बीच में होता है गरुड़ शक्ति, ठीक, गरुड़ शक्ति। और केवल गरुड़ की बात करें, गरुड़ अभ्यास किसके बीच में होता है? केवल गरुड़ तो ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। और गरुड़ शक्ति की बात करें तो इंडोनेशिया। थाईलैंड के बीच में कौन सा था? भारत और थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री, ठीक है, मैत्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पल्मायरा पाम का पेड़ हाल ही में समाचारों में क्यों था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये हाथियों को भोजन प्रदान करता है और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। इंपॉर्टेंट लगाएंगे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के समय पर थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 अभी की बात की थी मैंने, 304 में आया था ये स्नैचिंग आया था ये, ठीक है? स्नैचिंग पर कितने साल की सज़ा है, इसमें ये पूछा गया है। तो भई इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक की सज़ा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता भाग 2 में है नागरिकता? ये तो आसान है सभी। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार आरटीओ को है भई, आरटीओ को, ठीक है? जो 3, 4, 5 इस तरह की और धारा जो है 9 भी कुछ ऐसी धाराएँ जो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, ठीक है? तो इसके अलावा एक और याद रखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर ड्राइविंग की जाती है तो उस पर जो फ़ाइन लगता है, ठीक है? तो वो कौन-सा है 181 धारा है, ठीक है? 181 में दंड दिया गया है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दहेज की माँग करना कौन-सा अपराध है? दहेज की माँग करना गैर जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध भी है। एससी-एसटी एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 2015 में हुआ था। मैंने ये चीज़ किसी प्रैक्टिस सेट में किसी पिछले में बताई है शायद अभी। निम्न में से कौन-सा अपराध भारतीय न्याय संहिता में पहली बार अलग धारा के रूप में आया है? तो संगठित अपराध जो है ये आया है, किसमें है? 111 में। संगठित अपराध 111 में है। ठीक है भई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि न्यायिक अभिरक्षा किसके आदेश से होती है? किसके मजिस्ट्रेट के आदेश से होती है न्यायिक अभिरक्षा? दिल्ली एक दिल्ली एक राज्य है, राष्ट्रीय क्षेत्र है, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्र राजधानी और केंद्र शासित ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? जैसे 69वां संविधान संशोधन था, 69वां संविधान संशोधन 1991 याद रखेंगे, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा एनसीआर राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा घोषित किया है गया है दिल्ली को। इसके अलावा जो 1956 है, 1956 में 1956 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ था दिल्ली का, ठीक? भारतीय संविधान के एक चीज़ और जोड़ेंगे इसमें, एक चीज़ और जोड़ेंगे इसमें जो 70वां संविधान संशोधन है ना, 70वां तो कब हुआ था 1992 में हुआ था, 70वां। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी इनकी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना जो है अनिवार्य किया गया था। उससे पहले नहीं होता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता और 44 में हो जाएगा भई, 44 में, ठीक है? 44 में, इसके अलावा 41 में क्या है भाई? 41 में, तो 41 में कुछ ऐसी दशा होती है जिसमें कार्य और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होता है कुछ दशाओं में। 42 में क्या है भई? तो 42 में जो है प्रसूति सहायता के बारे में बताया था मैंने, ठीक है? और काम की न्याय संगतता, ठीक? इसके अलावा एक 43 बताया था मैंने, 43 में क्या था? 43 में जीवन निर्वाह मज़दूरी, ठीक है? जीवन निर्वाह मज़दूरी और साथ में कुटीर उद्योग के बारे में भी लिख लेंगे इसमें, ठीक? इसके अलावा 43 बी में क्या है भई? 43 बी में जो है सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भई, कौन-सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है भई? उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उस उम्मीदवार को कम से कम निर्वाचित उपराष्ट्रपति की बात कीजिए तो 20-20 हो जाएगा और राष्ट्रपति के लिए 50-50 हो जाएगा, ठीक? और इसमें जो एक चीज़ और याद रखना, आर्टिकल 64 क्या कहलाता है? आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति जो होता है, वो पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। भारत के और 66 में जो क्या है, 66 में इसकी निर्वाचक मंडल की बात की गई है। भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति आदि से संबंधित है। तो आसान क्वेश्चन है भई, ये तो देख लेंगे इसको। भारत सरकार ने को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। तो 15वां वित्त आयोग की बात करनी करिए। अब जो चल रहा है वो 16वां चल रहा है ना, ठीक है? अब जो चल रहा है वो 16वां चल रहा है। 16वां कब से कब तक है भई? 16वां है 2026 से 2031 तक, ठीक है? 2026 से 2031 तक इसके जो अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया याद रखेंगे, अरविंद पनगड़िया हैं और ये जो है अरविंद पनगड़िया इस तरह से लिखा जाएगा ये उपाध्यक्ष थे, पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग के, ठीक है? इस समय कौन है? सुमन बेरी हैं। किसके? नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं, ठीक? ये बात मैं बीच-बीच में बताता रहा हूँ, कई बार बताते हुए लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बात कीजिए 15वां आयोग की। 15वां आयोग जो है इससे पहला हो जाएगा, यानी कि 2020 से 25 ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका। 2020 से 25 तक, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे भई? इसके एन.के. सिंह थे, ठीक? एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? जीएसटी परिषद 101 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 101। 102 में क्या था भई? 102 2018 में हुआ था, इसमें 338 बी को जोड़ा गया था, 338 बी को, यानी कि ओबीसी आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 देखेंगे, 103 ये है यहाँ पर। 103 में क्या था भई? तो 103 को याद देखेंगे, जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16(6), आर्टिकल 16(6) में क्या गया? ईडब्ल्यूएस को जो है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, इसमें संशोधन किया गया। 104 आ गया, 104 में क्या है भई? 104 में एससी और एसटी, जो एससी-एसटी का जो आरक्षण है, ठीक है? तो 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
10 वर्षों तक के लिए बढ़ा देगा, यानी कि 2030। डेट याद रखेंगे 25 जनवरी, ठीक है? 25 जनवरी कब तक ये पूछा जा सकता है? 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2030 तक के लिए। इसके अलावा और भी आर्टिकल हैं, वो आएँगे, मैं उनको बताऊँगा, और यानी कि 5 और 6 को और मैं बाद में बताता हूँ अभी। भारतीय संविधान का आर्टिकल नहीं, संशोधन, ठीक है? संशोधन 5 और 6। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के, इसके बारे में तो बहुत बात हो चुकी है, ठीक है? बहुत बात हो चुकी है इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, ठीक? हालाँकि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 है। 48 में जो है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन-सा नहीं हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना, ये नहीं होगा, बाकी ये सब हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के आपातकाल है, सभी को पता है। किस-किस में है भाई? 352, 356 और 360 में, ठीक है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है? ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपातकाल, ठीक है? इनके बारे में भी मैं बात बाद में करूँगा, पूरी तरह से सभी के बारे में क्लियर करूँगा सारे पॉइंट। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसमें हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, ठीक है भाई? 31 सीटें हैं। तो ये थे 3 प्रैक्टिस सेट।